नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जिसका बाजार में काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लोहिया कॉर्प का आईपीओ, जो इसी हफ्ते खुल रहा है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले कई दशकों में खामोशी से अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है और अब फाइनली ये पब्लिक मार्केट्स में कदम रख रही है। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इस आईपीओ की पूरी कहानी आखिर है क्या। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप बहुत ही सिंपल रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे लोहिया कॉर्प आईपीओ की बेसिक डिटेल से। उसके बाद हम दशकों के कंपनी इतिहास पर नजर डालेंगे, फिर इनके पिक एंड शॉवल बिजनेस मॉडल को समझेंगे। इसके बाद हम इनके मार्केट शेयर और ग्लोबल पहुंच, वित्तीय विकास और मार्जिन को खंगालेंगे और अंत में इसके वैल्यूएशन और निवेश जोखिम पर बात करेंगे। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, लोहिया कॉर्प आईपीओ और इस पेशकश की मुख्य बातें। ये आईपीओ 23 जुलाई से लेकर 27 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा और इसके लिए प्राइस बैंड 404 रुपए से 425 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2,59,00,000 से भी ज्यादा शेयर्स। इस मेन बोर्ड बुक बिल्ड इशू में बिक्री के लिए पेश किए जा रहे शेयर्स का ये आंकड़ा वाकई बहुत विशाल है। लेकिन ये सारे शेयर्स आ कहां से रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे बड़ा कैच ये है कि ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। आसान भाषा में कहें तो इस पूरे इशू से जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसका एक सिंगल रुपया भी कंपनी के पास नहीं जाएगा, न तो किसी नए प्लांट के लिए और न ही कोई कर्ज चुकाने के लिए। ये सारा पैसा सीधे उन लोगों की जेब में जाने वाला है जो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। तो भाई ये शेयर्स बेच कौन रहा है? ये हैं इसके मौजूदा प्रमोटर्स यानी लोहिया परिवार। राजकुमार लोहिया, गौरव लोहिया, अमित कुमार लोहिया और रीतू लोहिया। फिलहाल कंपनी में इनकी हिस्सेदारी लगभग 93 से 95% के बीच है और अब ये अपनी इसी होल्डिंग का एक हिस्सा बेचकर उसे कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। आइए अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दशकों का कंपनी इतिहास और लोहिया परिवार का सफर। यह जानना बहुत दिलचस्प है कि यह कंपनी इस मुकाम तक पहुंची कैसे। ये कोई रातों रात मिली कामयाबी की कहानी नहीं है। सोचिए, इस सफर की शुरुआत होती है 1954 में राजकुमार लोहिया के जन्म के साथ। फिर 1981 में एक स्वतंत्र बिजनेस शुरू किया गया जो दशकों तक लगातार बढ़ता रहा। 2023 आते आते ये एक प्रॉपर कॉर्पोरेट इकाई में तब्दील हो गया और आज हम 2026 में इस कंपनी के एक बड़े आईपीओ को देख रहे हैं। पिछले 35 से ज्यादा सालों में कंपनी ने अपनी क्या साख बनाई है, वो इस बात से साफ झलकता है। आज की तारीख में ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही एक बड़ा नाम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह की मशीनरी के सबसे बड़े और पसंदीदा सप्लायर्स में से एक बन चुके हैं। ग्लोबल लेवल पर किसी भारतीय इंजीनियरिंग कंपनी का ये रुतबा होना वाकई बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, इनका पिक एंड शॉवल बिजनेस मॉडल। मतलब ये कंपनी असल में काम क्या करती है? नॉर्मली हमें अपने आसपास सीमेंट के बोरे, फर्टिलाइजर बैग्स या तिरपाल जैसी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ये सब नहीं बनाती। इसके बजाय वो उन भारी भरकम मशीनों का निर्माण करती है जो इन बोरों को बनाती हैं। फाइनेंस की दुनिया में इसे एकदम क्लासिक पिक एंड शवल बिजनेस कहा जाता है। मतलब आप सीधे सोने की खुदाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप खुदाई करने वालों को फावड़ा बेच रहे हैं। और इनका जो स्केल है ना, वो हैरान करने वाला है। इनकी 6 अलग अलग ग्लोबल फैसिलिटीज हैं। हर साल ये 240 टेप एक्सट्रूजन लाइंस, 13,800 सर्कुलर लूम्स और 1,08,000 वाइंडर्स बनाने की क्षमता रखते हैं। ये नंबर साबित करते हैं कि ये ग्राहकों को मशीनरी का पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन दे सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, मार्केट शेयर और ग्लोबल पहुंच। क्या इतना शानदार बिजनेस मॉडल मार्केट में अपना कोई दबदबा बना पाया है? आइए देखते हैं। 2024 के आंकड़ों के हिसाब से ग्लोबल वूवन राफिया मशीनरी मार्केट में लोहिया कॉर्प का अकेले 15.4% का मार्केट शेयर था। पूरी दुनिया में 15% से ज्यादा का शेयर। ये चीज इन्हें सीधे तौर पर दुनिया के टॉप ग्लोबल प्लेयर्स की लीग में लाकर खड़ा कर देती है। और इनका ये दबदबा सिर्फ मार्केट शेयर तक ही सीमित नहीं है। इनके पास एक बहुत ही तगड़ी बौद्धिक संपदा है। दुनिया भर में 127 से ज्यादा पेटेंट्स, 100 से भी ज्यादा देशों में ये अपनी मशीनें सप्लाई कर रहे हैं और 2000 से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस दे चुके हैं। ये सब मिलकर कंपनी के लिए एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा घेरा या कह लें कि एक मोट तैयार करता है। अब रुख करते हैं उस हिस्से की तरफ जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, सेक्शन 5, वित्तीय विकास और मार्जिन। चलिए उन असली आंकड़ों को देखते हैं जो इस पूरी कहानी को ड्राइव कर रहे हैं। यहां तो ग्रोथ एकदम रॉकेट की तरह भागी है।
FY25 में जो कुल आय 1386 करोड़ रुपए थी, वो FY26 में करीब 25% उछलकर 1737 करोड़ हो गई। और शुद्ध लाभ यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें तो सीधे 64% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है। इसे कहते हैं बेहतरीन ऑपरेटिंग लेवरेज। और अगर हम रिटर्न रेशियोज की बात करें तो वो तो और भी शानदार हैं। ROE और ROCE दोनों में ही गजब का उछाल आया है। जरा सोचिए, ROCE बढ़कर लगभग 41% के करीब पहुंच गया है। साथ ही EBITDA मार्जिन भी 16.49% से सुधरकर 19.53% हो गया है। मतलब साफ है कि कंपनी अपनी पूंजी का एकदम सही और सटीक इस्तेमाल कर रही है। बात सिर्फ मुनाफा कमाने तक ही नहीं रुकी है। इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को भी काफी मजबूत किया है। डेट टू इक्विटी अनुपात FY25 के 0.47 से घटकर FY26 में 0.23 हो गया है। यानी कर्ज लगभग आधा रह गया है, जो किसी भी कंपनी के वित्तीय जोखिम को काफी हद तक कम कर देता है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क जरूर होते हैं। इसीलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, वैल्यूएशन और निवेश जोखिम। अगर हम कैप प्राइस पर बात करें तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग यानी PE रेशियो लगभग 23.2x पर आ रहा है। अब एक ग्लोबल लीडर के लिए इंडस्ट्री के बाकी साथियों को देखते हुए पहली नज़र में ये वैल्यूएशन एकदम फेयर और तार्किक लगता है। पर असल पेंच इन्हीं बातों में छिपा है। कुछ बहुत बड़े रेड फ्लैग्स भी हैं। पहला, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये 100% OFS है, तो कंपनी में कोई फ्रेश कैपिटल नहीं आ रही है। दूसरा, इनका लगभग 88% रेवेन्यू सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लाइन से आता है, जो काफ़ी रिस्की हो सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, पिछले 2 सालों में इनका घरेलू मार्केट शेयर 65% से गिनकर मात्र 41% रह गया है। इनके प्रतिद्वंदी तेजी से मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। ऊपर से प्राइस टू बुक रेशियो करीब 8.6 गुना है, जिससे काफ़ी महंगा माना जाता है। तो सारे नंबर्स और डेटा को मिलाकर आखिर में कहानी क्या बनती है? बिजनेस बहुत सॉलिड है, क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है और रेशियोज बहुत मजबूत हैं। लेकिन ये कोई डीप वैल्यू बार्गेन वाली डील नहीं है। निवेशकों को इसकी बुक वैल्यू के लिए एक काफी भारी प्रीमियम चुकाना पड़ रहा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, जिसपे हम सबको विचार करना चाहिए। एक तरफ कंपनी के पास कमाल के रिटर्न्स और ग्लोबल लीडरशिप है, पर दूसरी तरफ कंपनी में कोई नया पैसा नहीं आ रहा है और वो घर में ही अपना मार्केट शेयर तेजी से खो रही है। तो क्या ऐसी स्थिति में इस कंपनी को इतना प्रीमियम वैल्यूएशन देना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद अपने निवेश के नजरिए से खोजना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।